ममता ने कुछ सोचकर भी गहरी सांस ली और कहा, मैं उनके परिवार को जानती हूँ, लेकिन मुझे कल शाम तक का समय चाहिए। डॉक्टर कपाड़िया और डॉक्टर नवीन आश्चर्य से ममता को देखने लगे। डॉक्टर नवीन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम इनके परिवार को जानती हो? तो अब तक चुपचाप क्यों बैठी थी? उन्हें अब तक बुलाया क्यों नहीं? ममता ने धीरे से कहा, वो मुझे आज सुबह ही पता चला है, पर अभी तक इनकी फैमिली से बात नहीं हो पाई। मैं ऑपरेशन में काफी बिजी थी, पर अब उनकी फैमिली से कांटेक्ट करके जितनी जल्दी हो सके उनके ऑपरेशन की तैयारी कराऊंगी। तब एक नर्स वहां दौड़ दौड़ कर आई और उसने कहा, मैडम, एक कार एक्सीडेंट में एक बच्चा काफी घायल है, उसे इमरजेंसी की जरूरत है, प्लीज आप जल्दी आइए। डॉक्टर नवीन और ममता डॉक्टर कपाड़िया को फिर आने का कहकर दौड़कर उस बच्चे को देखने चले गए। डॉक्टर कपाड़िया भी कुछ सोचते हुए अपने होटल की तरफ निकल गए। उनके दिमाग में अभी यही आ रहा था, यदि डॉक्टर ममता इस पेशेंट के बारे में जानती थी तो अभी तक उन्होंने बात छुपाकर क्यों रखी। उधर काली के दोनों आदमी हॉस्पिटल के कई लोगों से पेशेंट की जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें निराशा ही हाथ लग रही थी, क्योंकि सभी वर्कर ममता जी के वफादार थे और कोई भी उनसे बेईमानी करने को तैयार नहीं था। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। अब उनके पास एक ही रास्ता रह गया था, किसी भी तरह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना और जानकारी हासिल करना। पर सवाल ये था, एक्सीडेंट हो किसका? दोनों ही लड़ने लगे कि किसको चोट लगेगी और कौन एडमिट होगा, क्योंकि चोट तो दोनों ही नहीं खाना चाहते थे। खंडाला में दादाजी के मना करने के बाद भी तनु ने ऑफिस का काम संभाल लिया था। सभी आश्चर्य से तनु को देख रहे थे। तनु का 8वां महीना चल रहा था, फिर भी आज वो ऑफिस में सबसे मिलने आई। वहां ऑफिस में सभी सोच रहे थे, इन मैडम को तो इस हालत में आराम करना चाहिए, और देखे कैसे ऑफिस संभाल रही है। तनु ने ऑफिस में जाकर राजवीर को फोन लगाया और कहा, राजवीर जी, यहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम कब तक चालू होगा? देखिए, आपने अब 1 हफ्ते आराम कर लिया है। यदि आप जल्दी नहीं आएंगे तो मुझे आपके होम मिनिस्टर से शिकायत करनी पड़ेगी। फिर दोनों मुस्कुराने लगे। तनु ने फिर कहा, मुझे लगता है अब आपको मेरी मदद करने के लिए यहाँ आ जाना चाहिए। राजवीर ने हंसते हुए कहा, अब लग रहा है तुम एक बिजनेसमैन की वाइफ हो। वैसे तुमने ठीक कहा, मैं भी सोच रहा था तुम्हारी दोस्त को लेकर कल ही आ जाऊं, पर तुम्हारी दोस्त पता नहीं कब से पूरा सामान पैक करके बैठी है। कल सुबह तक हम लोग वहां आ जाएंगे और कल ही से वहां का कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू हो जाएगा। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। यहाँ बेंगलुरु का भी काम हो गया है, बस उसी के कारण आने में देर हो गई। तुम चिंता मत करो, 1-2 महीने में ही तुम्हारा आश्रम बनकर रेडी हो जाएगा। आधा तो काम कंप्लीट है ही। तनु ने हाँ कहा और थोड़ी इधर उधर की बातें करके फोन रख दिया। तनु चेयर में सिर टिकाकर बैठ गई। तभी उसके पास अरुण का फोन आया। अरुण ने बताया कि वो दिल्ली पहुंच चुका है। तनु ने उसे सीधे ऑफिस में आने को कहा और वहां की होटल की पूरी जानकारी निकालने की और फाइल बनाने के लिए बोल दिया। तनु ने अरुण से कहा, हमारे पास जितने भी होटल्स हैं, मुझे वहां सबकी जानकारी चाहिए। कितने रेंट पर दे रहे हैं, वो सही समय पर आ रहा है या नहीं, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात जो मुझे जल्द से जल्द पता करनी है वो ये है कि हमारी राइवल कंपनी कौन कौन सी है। क्या ऐसी कोई कंपनी है जिसकी तेज के साथ कोई ज्यादा ही कंपटीशन है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन थे, या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो तेज से रिलेटेड है। मुझे जल्द से जल्द चाहिए, पर मैं जानती हूँ ये काम तुम अच्छे से कर लोगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन 2 दिन के अंदर चाहिए। शिमला में प्रिया से बात करके प्रीति और विक्रम हल्द्वानी घाटी की तरफ निकल गए। रास्ते में प्रीति ने विक्रम से हिम्मत करके पूछ लिया, विक्रम, वो प्रिया और तुम्हारी मैरिज ऐसे कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम ने भी अपना ध्यान ड्राइविंग में रखते हुए प्रीति से पूछा, क्या समझ नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। प्रीति ने फिर कहा, नहीं, मेरा मतलब वो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? विक्रम ने उसकी तरफ कंधे उचकाकर देखा और कहा, एक तो मुझे शादी नहीं करनी है। यदि मैं नहीं करूंगा तो मुझे जबरदस्ती सुधा के साथ ही शादी करनी पड़ेगी, और मेरी शादी सुधा से हो, इससे अच्छा है कि मैं इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लूं। 6 महीने के बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसे पैसों की जरूरत है और मुझे फिलहाल एक पत्नी की, वो भी सिर्फ सुधा से शादी को रोकने के लिए। प्रीति ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, और यदि तुम्हें उससे प्यार हो गया तो तभी क्या उसे छोड़ दोगे? विक्रम ने दर्द भरी मुस्कुराहट लेते हुए कहा, प्यार तो एक बार होता है, वो मैं कर चुका हूँ, जो शायद मेरे नसीब में नहीं है। वो मुझे नहीं मिली, इसलिए दोबारा प्यार तो होने से रहा।
प्रीति ध्यान से उसका चेहरा देख रही थी। फिर उसने भी गहरी सांस लेकर कहा, और यदि प्रिया को तुमसे प्यार हो गया तो? प्रीति के सवाल के साथ ही कार में गहरी खामोशी छा गई। विक्रम के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो गहरी सोच में डूब गया। प्रीति ने उसे चुपचाप देखकर उसी सवाल को दोहराया तो जवाब में विक्रम ने कहा, ऐसी कभी कंडीशन आने ही नहीं दूंगा, और प्रिया को भी पता है वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी। प्रीति ने फिर कहा, पर विक्रम, प्यार पर कब किसका जोर चला है? हो सकता है वो प्यार कर बैठे, उसका क्या दोष होगा? क्या तुम उसे छोड़ दोगे? क्या पता तुम भी उससे प्यार कर बैठो, फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहीं से भी सही नहीं है। सच विक्रम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सोचता ही रह गया और दोनों हल्द्वानी घाटी पहुंच गए। कार से निकलते हुए प्रीति ने एक बार फिर विक्रम की ओर देखकर कहा, विक्रम, शादी बहुत पवित्र रिश्ता है जो एक बार जुड़ जाए तो अटूट हो जाता है। ये किसी कंडीशन का मोहताज नहीं होता। एक बार फिर मेरी बात को सोचना। वैसे प्रिया परफेक्ट मैच है तुम्हारे लिए। विक्रम उसकी बात सुनकर सोच में जरूर पड़ गया, पर फिर चिढ़ते हुए बोला, ऐसा नहीं लग रहा तुम मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही घुस रही हो? जिससे मिलने आई हो उस पर ध्यान दो। अरे मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रीति ने भी चिढ़कर मुंह बनाते हुए अपने मन में कहा, है ना पूरा का पूरा खड़ूस। रब जी, इस आदमी का कितना भी भला करने की सोचो पर कोई मतलब नहीं है। करे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मुझे क्या? पर बात मैंने भी तो गलत नहीं की। पर नहीं, इन्हें तो सब चीज बुरी लगती है। कहते हैं, अरे मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पागल कहीं के। विक्रम आगे बढ़ गया तो प्रीति भी मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वहां पर विक्रम ने सैनिकों से मिलने के लिए पास लेकर रखा था। पास दिखाकर वो लोग हल्द्वानी रेजिमेंट के अंदर गए। वहां पर विक्रम ने कैप्टन समय से मुलाकात की। विक्रम और समय दोनों ही दोस्त थे। दोनों गले मिलकर अपनी ही बातों में मगन हो गए। समय ने विक्रम से धीरे से कान में पूछा, वैसे ये ब्यूटीफुल लेडी क्या मेरी होने वाली भाभी है? विक्रम ने एक नजर प्रीति को देखा और कहा, नहीं यार, उसकी मंजिल कोई और है, वो उसी से मिलने आई है। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उधर प्रीति उन्हें यूं ही गप्पे मारते देखकर गुस्से में पागल हो रही थी। उसने मन में कहा, ये खड़ूस विक्रम मुझे समीर से मिलाने लाया है कि खुद यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आया है। मुझे तो भूल ही गए। तभी विक्रम का ध्यान प्रीति पर गया, जो जाने कब से उसे मुंह बनाते हुए घूर रही थी। उसने समय से कहा, समय, इनसे मिलो, ये प्रीति है, मेरे साथ आश्रम का मैनेजमेंट देख रही है। ये यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आई है। समय ने प्रीति से पूछा, किससे मिलना है आपको? मैं उन्हें यहीं बुला लेता हूँ। प्रीति ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी समीर से। समय ने हंसते हुए कहा, मैडम आगे पीछे भी बताइए, क्योंकि यहाँ पर तो 3 समीर है, आपको किस समीर से मिलना है? प्रीति ने धीरे से कहा, जी सरनेम तो नहीं पता मुझे, उनका बस नाम ही पता है। प्रीति की ऐसी हालत देखकर समय और विक्रम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कैप्टन समय ने फिर कहा, पर मैं कैसे पता लगाऊं अभी कौन ड्यूटी में है और कौन फ्री है? ये देखना पड़ेगा। जो ड्यूटी में नहीं है उनसे तो आप मिल सकती हैं। मैं उन दोनों को बुला लेता हूँ, आप ही पहचान लीजिए कि आपका समीर कौन सा है। फिर कैप्टन समय ने मुस्कुराते हुए रूम के बाहर खड़े हुए हवलदार को बुलाया और दोनों समीर को बुलाने को कहा। खंडाला में अरुण राठौर एंटरप्राइज के ऑफिस में बैठकर बड़बड़ाते हुए सारी फाइल कलेक्ट कर रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट ने अरुण से कहा, सर कोई डॉक्टर ममता आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने कहा अभी ऑफिस में कोई नहीं है, सिंघानिया जी अभी ऑफिस नहीं आ रहे हैं और मैंने आपके बारे में बताया कि आप आज ही ऑफिस ज्वाइन किए हैं, पर वो मान ही नहीं रही। उनका कहना है उनका आपसे बात करना बहुत जरूरी है। अरुण ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, उनका कॉल फॉरवर्ड करो, मैं बात करता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल फॉरवर्ड किया। अरुण ने कहा, हेलो। जवाब में डॉक्टर ममता ने कहा, जी आप राठौर एंटरप्राइज से बोल रहे हैं? अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, जी फोन तो आपने वहीं लगाया है। ममता ने कहा, जी मैं डॉक्टर ममता हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मुझे तेज प्रताप राठौर के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अरुण ने चौंक कर कहा, जी क्या बात करनी है? देखिए कुछ दिन पहले ही उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ममता ने गहरी सांस लेकर कहा, वो हमारे यहाँ एडमिट है, लेकिन फिर तभी नेटवर्क इश्यू होने के कारण दोनों की बात ही नहीं हो पाई। दोनों ही साइड से दोनों हलो हलो करते रह गए। इधर ममता ने कई बार फोन लगाया और उधर अरुण ने भी कई बार ट्राई किया। उसे तुरंत किसी को फोन लगाकर एक नंबर फॉरवर्ड करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा। अरुण को घबराहट हो रही थी।
कि वो डॉक्टर तेज प्रताप के बारे में क्या बताना चाहते हैं, लेकिन उसे यकीन हो चला था कि तेज प्रताप जिंदा है। कुछ ही देर में डॉक्टर ममता का एड्रेस अरुण के फोन पर आ गया। अरुण अपने आप से बड़बड़ाकर कहा, ये तो पुणे का एड्रेस है, तनुजा मैडम को बता देता हूँ, वो तो वहीं है खंडाला में, मुझे तो पहुंचने में समय लग जाएगा। अरुण ने तनु को फोन लगाया। तनु कुछ देर पहले ही ऑफिस से आई थी और दवाई खाकर दादू के साथ गार्डन में टहल रही थी। उसने अरुण का फोन उठाया और हेलो कहा। अरुण ने अटकती हुई आवाज में कहा, तनुजा मैडम, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। दादू भी टहलते टहलते थक गए थे, तो उन्होंने भी तनु को बैठने का इशारा किया। तनु दादू के पास ही बैठ गई। अरुण ने कहा, मैडम, तेज सर का पता चल गया है, वो पुणे के हॉस्पिटल में एडमिट है। तनु ने जैसे ही सुना तेज के मिलने की खुशी के कारण उसके आंसू बहने लगे। उसे कई बार अपने भगवान को धन्यवाद दिया और फोन स्पीकर में किया। दादू के हाथ को कसकर पकड़कर कहा, अरुण, एक बार फिर कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? दादू आश्चर्य से तनु का चेहरा देख रहे थे। उन्होंने इशारे में पूछा, क्या हुआ? बदले में तनु ने अपनी आंखें चिपका दी। अरुण ने फिर कहा, मैडम, तेज सर पुणे के ममता हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां से डॉक्टर ममता का मेरे पास फोन आया था, उनसे ही मुझे पता चला है। मेरी उनसे पूरी बात नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क इश्यू था। मुझे वहां पहुंचने में समय लगेगा। तनु ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम नहीं जानते अरुण, तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं अभी पुणे निकल जाऊंगी।